क्लास? देखेंगे सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो, मैं तब बताऊंगा आपको किस तरीके से उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। पहला सवाल देखेंगे हम, कहता है कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 15 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सवाल में कहता है कि एक आयत है और आयत की भुजा, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण कितना दे रखा है? विकर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल बताइए। आप सबको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमारे पास एक साइड जो है दूसरी साइड निकालनी है, तो बच्चों ये क्या बन जाता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो रिलेशन बताती है अगर ये 13 ये 12 तो कितना हो जाएगा? 5, है ना? h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको निकालेंगे पाइथागोरस लगा के, सब बच्चे जानते हैं पाइथागोरस क्या होती है। अब ये 5 हो गई है, तो यहां से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 5, सॉरी 12 इंटू 5, तो 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में हम देखते हैं, कहता है कि इन ए मैप drawn to a scale of 1 centimeter equals to 18.5 kilometer, the distance between places A and B equals to 22.25 centimeter, find the actual distance in kilometer। देखो बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आपको समझनी है। कहता है कि जब हम मैप पे बात करते हैं, मैप पर डिस्टेंस देखते हैं, जैसे मान लो गूगल मैप है, तो उसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 18.5 किलोमीटर को। यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी मैप पे है वो 18.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मैप पे तो ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। कह रहा है उसी प्रकार अगर ए और बी, दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी दिखाता है 22.25 सेंटीमीटर, तो बताइए ये मैप पे दिखाया गया है और पूछता है कि इसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल दूरी क्या होगी। तो सीधा सा सवाल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी इतनी दे रखी है, इतनी सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? तो इसमें आप गुणा कर देंगे 18.5 से और आपको आंसर मिल जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर इश्यू क्या है भाई? कैलकुलेशन कैसे करें, जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करें, और ऑप्शन पे पहुंचना है हमें। देखो ये लिखा है 22.25, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 18.5 का। अब आपको ये गुणा आनी चाहिए कि एक स्टेप में आप इसे कर पाओ। या इसका दूसरा तरीका है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं 22.5 को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1/2। आप यहां से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है गुणा करने का, आप एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताता हूं। अगर मुझे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा? 5 का गुणा 5 में करना है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2 हासिल किया जाएगा। अब चेक करो 5 सदी का यूनिट डिजिट है, बिल्कुल है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा, हम डिजिट को चेक करते जा रहे हैं, यूनिट डिजिट 5 सभी की है, कोई आंसर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 10 50 और 2 52। ठीक है भाई, आंसर जाएगा 5, यानी 25 आना चाहिए। अब देखो 25 किसमें नहीं है? 25 ये नहीं है तो ये आंसर नहीं है, 25 इसमें नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या रह गया? या तो ये आंसर है या ये आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं एक स्टेप। अब मान लो 3 को गुणा करेंगे तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तीनों के अंदर, ये वाला 3 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 15 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी 31 और 5 36 यानी 6 आएगा, कैरी जाएगा 3। 625 देखो भाई, 625 इसमें भी अभी भी नहीं कटा, यह पॉइंट लग जाएगा, 3 कैरी है। फिर आगे जाएंगे यहां से, अब आगे बढ़ना है फिर क्रॉस में। ये तरीका है एक मल्टीप्लिकेशन का, आप मेरी वीडियो देखेंगे, प्रीवियस ईयर में मैंने आपको सिखाया है कि बड़ी से बड़ी हम गुणा कैसे एक स्टेप में खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 एकम 2 12 और 8 दूनी 16, 12 कितना हुआ था? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 यानी 12, 8 दूनी 16 28 और 3 31। ठीक है भाई, 31 1। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन थे हमारे पास, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो हमने देखा ऑप्शन को एलिमिनेट करना सबसे बेस्ट मेथड है अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही हो।
आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, सीधा सीधा क्या गुणा करना ही करना है। अब आपको बस इतना जानना है कि कौन से तरीके से हम जल्दी इसको कर पाए। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक लाइन में ही ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। सवाल कहता है ए ट्रेन रनिंग एट द 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 30 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक रेलगाड़ी की लंबाई मान लो l है और वो किसी पोल को 30 सेकंड में पार करती है। जब किसी पोल को 30 सेकंड में पार करती है तो मतलब अपनी दूरी को पार करती है, और अपनी दूरी उसने चली यानी कोई मीटर में होगी उसकी डिस्टेंस ट्रेन की, और 30 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि उसकी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या है, लंबाई बताओ। तो ये बताओ ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड यानी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको हम क्या बनाते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं 18/5 का, और जो कि किसके बराबर दे रखा है, सवाल में दे रखा है 60 किलोमीटर। क्लियर हो गया, L/30 गुणा में 18/5 = 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 6 से काटो 5 बार कट रहा है, 6 से काटेंगे 3 बार कट रहा है, 3 से काटते हैं तो 20 आ जाएगा, और ये 5 5 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, तो ये हो जाएगा इधर 25 आके 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। आंसर कितना जाता है 500 मीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल कहता है, देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं रेलवे के पेपर में, मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सिंपल कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें देखो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है इस सवाल को करने में, एक सेकेंड, ठीक। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है कि आपको क्या आना चाहिए, इधर निकालना है आपको। मान लो ये x मान लिया, x निकालना है, तो मुझे बताओ, देखो सबको आ गया कैलकुलेशन, लेकिन हम जल्दी से कैसे करें। मुझे ये मालूम है कि ये जितनी भी वैल्यू है इधर लानी पड़ेगी, x को इधर ले जाना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x को उठा के मैं इधर ले गया तो ये चीज इधर आएगी और इधर जाके घटनी है, तो पहले से जोड़ेंगे आप फिर इसे घटाएंगे, इतना टाइम नहीं लगाना है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जुड़ के जो भी जुड़ेगा तो लास्ट में जुड़ने के बाद जो बनेगा ये क्या बनेगा 0.567 इतना बनना होगा, और इस संख्या को इधर लाएंगे तो घटाना होगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 0.567 में से मैं कितना घटाऊंगा 0.221 घटाऊंगा। बस इसको चेक कर लो, आगे इधर क्या है कोई जरूरत नहीं है देखने की, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। देखो इधर 7 में से घटाते तो 6, बताओ 6 किस किस में नहीं है, 6 इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं, खत्म। सॉरी, हमने देखा इसमें 6 नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं है, ये खत्म नंबर। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, ये खत्म। नेक्स्ट पे देखेंगे, 6 में से 2 घटाते तो कितना बचना चाहिए 4। क्लियर, दोनों में 4 बच रहा है भाई, बिल्कुल सही है। अब देखो 4 तो बच रहा है, यहाँ से ये भी चेक करना है 1 2 3 3 संख्याओं के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है एक संख्या के बाद दशमलव है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ये बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिंगल चीज देखी मैंने, इसको लाना है और बस माइनस कर दे रहा है। माइनस करना है तो भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो दशमलव की 3 संख्याओं में आएगा, तो दशमलव की 3 संख्याओं में ये आ रहा है। और सबसे पहले क्या देखना था कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 आएगी, यूनिट डिजिट 6 जिसमें नहीं है वो आंसर नहीं है, वो हटा दिया। क्लियर, आंसर आपके सामने है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस सवाल में कहते हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है, उन्हें उसी अनुपात में 1800 रुपए दिए जाने हैं, तो बताओ बी का हिस्सा क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपका रेशियो का सवाल है। तो कैसे हम बांटते हैं, 1800 रुपए को बांटना है, हमारे पास टोटल अमाउंट है 1800 रुपए, लेकिन इसको किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। अब ए बी सी का अगर आपको रेशियो मालूम पड़ जाता है तो आप तुरंत बांट देंगे। तो रेशियो को बनाएंगे कैसे, कहता है कि ए का शेयर बी का 2 गुना है, तो मैं लिखता हूं ए बटे बी, ए का डबल है तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि बी का शेयर सी से, बी का शेयर सी का 3 गुना है, तो बी बटे सी हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/1, क्या हो जाएगा ये 3/1। भाई इसने कहा बी का सी से 3 गुना है, तो बी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब ये कह रहा है कि तीनों में बांटो, मुझे बताओ कॉमन क्या है दोनों तरफ, बी, इधर भी बी कॉमन है इधर भी बी है, तो बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 बना देंगे, इधर 3 बनाएंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ए का मान कितना हो गया 6,
बी का मान कितना आया, इधर भी 3 इधर भी 3, तो कॉमन आ गया, सेम होना चाहिए और आप उसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सी कितना है 1, ठीक है। मैंने ये क्लास में भी समझाया किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। अब आपसे कह रहा है कि बताइए बी का हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा कितना है, टोटल अमाउंट है 1800, तो आप इस रेशियो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1800 रुपए। 10 की वैल्यू कितनी होगी 1800 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, 1 की वैल्यू 180 हो गई। और पूछा आपसे बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना 3, तो 3 गुणा में 1800, आप क्या कर देंगे, सॉरी 180, 180 में 3 से गुणा कर देंगे, 18 किया कितना होता है 54, 540 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है a plus b plus c equals to 6 and a square plus b square plus c square equals to 14, then ab plus bc plus ca की वैल्यू क्या है। बहुत आसान सवाल है, अलजेब्रा का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं हम, इस सवाल में देखो इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं अभी क्या करते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं 6 स्क्वायर माइनस 14/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी 36 होता है, 36 में से 14 घटाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 22, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11, ठीक है भाई। इसको देखो मैंने क्या किया, कौन से फॉर्मूले को मैंने ब्रेक किया। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c, ठीक है भाई। अलजेब्रा का फॉर्मूला है, सीधा सीधा पुट करना था और आंसर मिल जाएगा। आपसे क्या पूछा है, ये वाली चीज पूछिए, ये पूछिए, सारी चीजें पुट कर देंगे आप। यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर इसको हम इधर घटाते हैं, इसका वैल्यू कितनी दे रखी है 14, 14 को घटाते हैं और ये निकाला है तो 2 से डिवाइड करते हैं। यही मैंने आपको ऊपर समझाया था, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर करो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है उसे माइनस कर दो, देन उसके बाद में 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 3105 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5 एंड 6। देखो ये सवाल क्या कहता है, एलसीएम एचसीएम में आपने ऐसा सवाल पढ़ा होगा कि कोई एक संख्या है 3105, उसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवालों में हम देखो करते कैसे हैं, जोड़ना किसमें 3105 में, मतलब इसमें कुछ जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये संख्या क्या होगी, इन सब से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करवाना है 3, 4, 5 और 6, तो आप पहले इनका एलसीएम लीजिए, मतलब वो संख्या जो हम निकालना चाह रहे हैं वो संख्या इनके एलसीएम से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। आप इनका एलसीएम करेंगे तो सबको आता होगा बेटा एलसीएम करना। एलसीएम हम कैसे जल्दी करेंगे, 3 का डायरेक्ट मल्टीपल है 6, हटा दो, जरूरत नहीं है। अब देखो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, बिल्कुल आ गया 30। अब 30 में हमने देखा इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 2, किसकी जरूरत है 2 की जरूरत है, 2 ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम हो गया हमारा 60। अब ये संख्या 60 से कटनी चाहिए। अब संख्या 60 से कटने के लिए कितनी है 31, 5। अगर ये संख्या 31, 20 होती तो क्या होती 60 से पूरी कटती। आप भाग लगा के देख लेंगे, भाग लगा के देखेंगे तो रिमाइंडर छोड़ रही होगी ये 45, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो वो जाएगा 31, 20 पर। 31, 20 पूरी कटती है 60 से, तो 31, 5 से 31, 20 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है 15, तो 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देख के पता लग जाता है कि 60 से काटना कितनी कटेगी संख्या, क्या जोड़ा जाएगा। नहीं तो आप भाग करके देख सकते हैं उस संख्या में, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ जाना भाग में, फिर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि 15 का है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 2 समान आयतन वाले बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 1:3 और 2:1 के अनुपात में है। यदि वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत अच्छा सवाल है। हम क्या करेंगे इसमें, इसके भी 2 तरीके हैं, मैं सिंपल से समझा देता हूं। मान लो कि ए बर्तन है, इसमें दूध पानी 1:3 में, यानी ये दूध है और ये पानी है। दूसरा बी बर्तन है, इसमें 2:1 में, दूध पानी कितने में 2:1 में, ये दूध हो गया और ये आपका पानी हो गया। फिर कहता है इनको एक बर्तन सी में मिला दिया गया, एक बर्तन मान लो सी है, सी में मिला दिया गया, तो दूध पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या करेंगे, इधर से क्या लेना है हमें, पहले हम क्या करें, एक तरफ को दूध देख लें और एक तरफ पानी देख लें, उसका रेशियो क्या आएगा ये देख लें।
तो पहले बर्तन से दूध कितना आएगा, दूध कितना, एक, कितने में टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, यानी दूध एक है कितने में से, 4 में से, तो 1/4 आ जाएगा। दूसरे बर्तन में दूध कितना है, 2, कितना है टोटल, टोटल वेट की बात कर रहे हैं तो 3, तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी हमने जब सी बर्तन में देखा तो दूध की जो क्वांटिटी है वो कितनी बन जाएगी, 1/4 प्लस 2/3। क्लियर। अब पानी देखते हैं, इधर से पानी कितना आएगा, 3/4, यानी टोटल 4 है, उसमें से पानी कितना है 3, इधर से कितना आएगा 1/3। अब सिंपल तरीके से ऐड कर लेना है इसे, इसका एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 12, 4 के 12, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, है ना, 8 और 3 11। इधर करेंगे तो ये भी एलसीएम आ जाएगा 12 और ये बनेगा आपका 3 दिया 9, 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 13 बन जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना। 12 से 12 कट गया, आंसर कितना बन जाएगा 11/13, आंसर बन जाएगा 11/13। एक और तरीका है, आप ये कर लो, आपने 4 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, इनका दोनों का एलसीएम निकाल लो 12, फिर इससे देखो कितना कट रहा है, 3 बार कट रहा है, इससे 4 बार कट रहा है, अब 3 का गुणा इसमें कर लो, 4 का इसमें कर लो, इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों ही बड़े खूबसूरत से तरीके हैं, आप कैसे भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है द एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑफ P and Q आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। कहता है कि P और Q की कार्य क्षमता 5:7 के अनुपात में है। एक कार्य पूर्ण करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताओ। कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। देखो सवाल में होता है कि P और Q कार्य करते हैं और इनकी वर्किंग रेशियो दे रखा है आपको। कार्य करने की क्षमता इसकी 5 है और इसकी 7 है। कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 और 7। तो एक काम को पूरा करने के में लिए गए दिनों की संख्या, भाई कुछ भी नहीं है सवाल में, वर्किंग रेशियो दे रखा है। तो हमेशा आपको पता होगा कि जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो वर्किंग रेशियो और डायरेक्ट जो वर्किंग रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम रेशियो के, या हम कह सकते हैं टाइम रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्किंग रेशियो के। इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर दे रखा है वर्किंग रेशियो, आप इसको पलट दो, कितना हो जाएगा 7:5, ये हो गया आपका टाइम रेशियो और यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7:5, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जब डायरेक्ट वर्किंग रेशियो है तो उसको सिर्फ पलटना है, वो हो जाता है आपका टाइम रेशियो। टाइम रेशियो को पलटेंगे तो वर्किंग रेशियो। अगले सवाल में कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4 नंबर्स इज 18। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग 16 है, तो बताइए अंतिम संख्या क्या है। देखो चेक करते हैं सवाल में, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल कर पाऊं, कई सारे सवाल मैं लेके आया हूं। ये एक मतलब पेपर के प्रीवियस ईयर में से मैंने कोई पेपर उठाया, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लेके आया हूं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो मैं सिर्फ थोड़ा सा मैं कायदे से समझाना चाह रहा हूं ताकि बच्चों को गलती ना हो, बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। 4 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। मान लो मेरे पास 4 संख्याएं A, B, C और D, ये 4 संख्या है। अब इसमें से 3 का औसत 18 दे रखा है। प्रथम 3, मान लो ये 3 है, इनका औसत कितना दे रखा है 18। तो अगर मैं टोटल की बात करूंगा, तीनों का जोड़ करूंगा तो 3 गुना 18 बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक में समझा रहा हूं आपको। फिर कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। इन 3 का औसत कितना है 14। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो क्या करते हैं, औसत में गुणा कर देते हैं संख्याओं का, ये हो गया 14। तो मुझे बताओ इसका तीनों का स्टार्टिंग वाली का जोड़ कितना हो जाएगा, 18 दिया 54 और ये कितना हो जाएगा 14 दिया 42। ठीक है भाई 42 हो गया, क्लियर। अब आगे क्या बोलता है, आगे कहता है कि पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है, तो बताओ लास्ट संख्या क्या है। यानी फर्स्ट ये गिवन है कि अगर हम ये देखें पहली और लास्ट संख्या जोड़ के कितनी होती है 16, तो मुझे बताओ लास्ट नंबर क्या है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इन 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो आप मुझे बताओ ये जो a + b + c है, a + b + c इक्वल टू कितना है 54, और दूसरा क्या है हमारे पास b + c + d इक्वल टू कितना है 42। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाली इक्वेशन घटा दी। जब मैं घटाऊंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज होंगे तो b और c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बचेगा क्या a माइनस, यहां से बचेगा आपका,
यहां से देखेंगे जब मैंने ये घटाया तो b कैंसिल, c कैंसिल, a माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, a माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस डी 16 और a माइनस डी बराबर कितना आ गया 12। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो d से d कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 28, a की वैल्यू हो जाएगी 14, a की वैल्यू 14 हो गई और दोनों का जोड़ कितना था 16, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आंसर हो गया इसका 2। मैंने ये बिल्कुल आपको एकदम बेसिक सिखाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और भी इसे छोटा किया जा सकता है लेकिन बेसिक भी सीखना आपको जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसमें कुछ भी नहीं है ना। मुझे लग रहा है कि रीजनिंग में होना चाहिए, शायद रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा 2 बहनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, जबकि उनके पिता की आयु 52 वर्ष है। उनके पिता उनकी माता से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु माता की आयु का आधा है, तो बताओ छोटी बहन की आयु क्या है। मैथ्स का ही और उसका रीजनिंग का ही सवाल है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसमें। देखो कैसे कहता है कि मान लो 2 सिस्टर है, ए और बी 2 सिस्टर है। मैंने ये मान के चला ए और बी 2 सिस्टर है, इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, एज डिफरेंस ऑफ 2 सिस्टर्स इज 2 ईयर, 2 साल का अंतर है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। फिर कहता है कि फादर्स एज इज 52, जो फादर है इनकी एज कितनी है 52 है। ठीक है, फादर इज एल्डर बाय 2 इयर्स टू मदर, इनकी मदर से इनके पिताजी 2 साल बड़े हैं, तो माताजी कितने की है 50 साल की है, सीधा सा हिसाब है। एल्डर सिस्टर्स इज हाफ ऑफ द मदर्स एज, जो बड़ी बहन है, मैं बड़ी बहन बी को मान लेता हूं, बड़ी बहन की आयु मां की आयु की आधी है, तो 25 साल है, बिल्कुल सही है भाई। फिर क्या कहता है, छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब छोटी बहन की आयु कितनी कम होनी चाहिए 2 साल, क्योंकि पहले कह दिया उनका डिफरेंस कितना 2 साल का, बड़ी बहन 25 की, तो छोटी कितनी की हो जाएगी 23 की, आंसर हो गया डी। ठीक है, ये सवाल रीजनिंग का था। चलो आगे देखते हैं। कह रहा था मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 8700, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ये सवाल आपका आया है एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से। कहता है कि 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि को उधार दिया जाता है और बाद में कितने रुपए मिल जाते हैं 8700 रुपए। तो मूलधन याद कीजिए। देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बच्चे जनरली फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ऐसा इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। सवाल को समझोगे एकदम कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज पे और आप देखेंगे कितना खूबसूरत तरीका है, आपको मजा आएगा। मैंने कहा कि परसेंटेज पे हम कैसे लगाते हैं, प्रिंसिपल को ओरिजिनल वैल्यू को हम 100% मानते हैं। जैसे कि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है और जितने प्रॉफिट में बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो ब्याज की दर लगी है वो 15% लगी है, रेट जो दे रखा है वो 15% दे रखा है, r इक्वल्स टू 15%, और टाइम कितना दिया भाई 3 वर्षों का। तो मुझे बताओ 1 साल में ब्याज जो मिल रही है 15% मिल रही है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं सीधा 3 से गुणा कर दूंगा, 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 15 दिया 45% मुझे ब्याज मिली। तो ब्याज मिलने के बाद जो पैसा बनता है वो बनता है 8700 रुपए। तो सवाल ऐसे बन जाता है, कोई वस्तु हम खरीदे 100% पे, उसमें 45% का लाभ कमाया और हमने वो 8700 रुपए में बेच दी, तो बताइए कितने में खरीदी थी। तो मैं क्या कहूंगा भाई कि 100% तो थी ओरिजिनल वैल्यू, उसमें 45% और ऐड कर दिया गया, तो 145% की वैल्यू दे रखी है। ये जो अमाउंट बना है वो कितना बना है 145%, और 145% की वैल्यू है सवाल में 8700 रुपए। 8700 रुपए आपसे पूछता है बताइए 100% की वैल्यू कितनी है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल तो 100% पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, पहले 1% का निकाल लेंगे, कितना करेंगे भाई इसमें आप करेंगे कि 8700 अपॉन में 145, यानी 1% की वैल्यू आ गई। 100 का चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर देंगे, ये आंसर सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, देखो भाई 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे से कितनी बार कटेगा 5 3 15 और 5 निम में 5 3 सॉरी 5 2 2 बार काटो भाई, 2 बार कटेगा ये। फिर से करते हैं, 5 से काट रहे हैं, 5 2 10 और 5 निम में 45, 5 निम में 45। इसे 5 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे काटेंगे हम 9 3 27, तो 3 गुना होगा, यहां से देखेंगे 3 गुना होगा। ठीक है भाई, 3 गुना हो गया तो मतलब 300 हो गया।
और 25 दिया, 25 दिया। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, फिर से कर लेते हैं एक बार और। सिंपल सी कैलकुलेशन है लेकिन हमने थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते हैं। 15% ब्याज लग रही है 3 साल के लिए, 15 के 45, बिल्कुल सही है। 100% में 45 जोड़ दिया तो ये बन गया 145। 145% का मतलब हो रहा है 8700, बिल्कुल ठीक है। 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 145 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है भाई, पहले हम इसे छोटा करते हैं 5 से काट रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 29 आ रहा है, और 5 से इसे काट रहे हैं तो ये 20 आ रहा है। हमने क्या कर दिया तो 25। ठीक है भाई, सुधार लो से। 29 से इसे काटेंगे तो 3 बार कटता है, यानी 300 बन जाएगा। ये 300 और 20 का गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा 6000 रुपए। आंसर हो जाएगा इसका 6000 रुपए। ठीक है, वो छोटी सी करेक्शन है, वो ठीक कर दिया। आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है ए मार्केट प्राइस ऑफ ए स्मॉल एंड बिग नोटबुक आर 10 and 15 रुपीज। एक बड़ी किताब खरीदी है मार्केट से और एक छोटी किताब खरीदी है। ठीक है, बड़ी किताब की कीमत है 10 रुपया और छोटी किताब की कीमत है 15 रुपये। ठीक है भाई, फिर ये कहता है छात्र ने कुल 5% की छूट, एक छात्र ने कुल 5% की छूट पर 5 दर्जन छोटी और 10 दर्जन बड़ी पुस्तकें खरीदी, तो उसकी कुल छूट की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कितने रुपए की उसे छूट मिलेगी। ठीक है भाई, इधर देखो मैं लिख रहा हूं, अगर छोटी और एक बड़ी, 2 किताबें खरीदी उसने, एक छोटी किताब खरीदी और एक बड़ी किताब खरीदी। छोटी किताब की कीमत 10 रुपए, ये सीपी है, 10 रुपए कीमत है, और बड़ी किताब की कीमत कितनी है 15 रुपए। छोटी किताब उसने कुल कितनी खरीदी है, छोटी किताब खरीदी है उसने 5 दर्जन। 5 दर्जन का मतलब होता है 12 किताबें, तो 12 पंजे 60, यानी टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा, हम इसमें क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60। 60 रुपए की उसने छोटी किताब खरीदी। फिर कह रहा है कि बड़ी किताब कितनी खरीदी है 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 120 किताब। 10 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 120, और उसने 15 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो टोटल कितना खरीद लिया, हम टोटल सीपी निकाल रहे हैं, तो इसका गुणा करेंगे 15 का 12 में, 15 का 12 में करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 का मतलब 1800 रुपए। टोटल छोटी किताब 60 रुपए में खरीदी और बड़ी किताब है 12 पंजे 60, 60 दर्जन हो गई। इसमें एक बार और करना पड़ेगा, एक दर्जन में 12 होता है तो यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, अब सही होगा, क्योंकि 5 दर्जन की बात कर रहा है तो 5 दर्जन में ही 60 हो गए, फिर उसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 600 रुपए हो जाएंगे। छोटी किताब 600 रुपए खरीदी टोटल, बड़ी किताब 1800 रुपए खरीदी। टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2400 रुपए। 2400 रुपए की उसने सारी किताबें खरीदी। क्लियर। आगे कहता है कि सब पर उसने कितने परसेंट की छूट ली, 5% की छूट ली, तो बताओ रुपए में कितनी छूट है। आप इसका सीपी का 5% निकाल लो, बस सीपी का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 पंजे 120 रुपया होता है, तो 120 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस सवाल में ये देखना था कि टोटल कितनी किताबें खरीदी है और सबका सीपी कितना हो रहा है मिला के। जो टोटल सीपी हो रहा है उसका 5% का ऑफर हो गया, तो वही रुपए में निकाल देना 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। देखो ये बहुत, मैं आपको समझाता हूं क्या लिया है। अगर मैं इसे a मानता हूं, इसे b मानता हूं, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास ये a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर माइनस, फिर से a आ गया और ये b आ गया, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में क्या देता है a इंटू बी, a इंटू बी। अब कोई भी बच्चा अगर इसे पूरा एक्सप्लेन कर रहा है तो एकदम गलत कर रहा है, कोई जरूरत ही नहीं उसे एक्सप्लेन करने की, फालतू में टाइम लगेगा और गलती के चांसेस है। अगर आपने ये पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपस में इन दोनों को घटाते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू a इंटू बी, और नीचे क्या दे रखा है a b, तो a b से a b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्लियर है। देखो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आता है, और एक और फॉर्मूला होता है जब इन्हें प्लस करेंगे तो क्या होता है, ये भी आप सीख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो अब 2ab यहाँ जुड़ा था, यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे कभी जरूरत पड़े आपको तो ये मैंने बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो होते हैं उन दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, तो वहां से डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये सवाल करता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। रेलवे में देखो ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, अलजेब्रा भी आता है, आपका मेंसुरेशन भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, सब कुछ आता है। आप ये नहीं कह सकते कि एडवांस मैथ नहीं आएगा, है ना। एडवांस मैथ से भी काफी सवाल आते हैं। इस सवाल को करते हैं, कहता है cos थीटा की वैल्यू 2 cos थीटा की वैल्यू √3 है, तो बताइए cos थीटा गुणा में tan थीटा क्या होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। यहां से देखेंगे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। क्लियर, √3/2 आ जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है cos थीटा गुणा में tan थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें cos थीटा की वैल्यू तो मालूम है √3/2। अब क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे ये समझो। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा होता है, या तो आप इसकी वैल्यू को निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकाल के आप tan को पुट कर दो, या फिर आप इसे पाइथागोरस से कर सकते हैं। मान लो कि मैं राइट एंगल मान लेता हूं उसे, और ये थीटा है। जब cos लगाते हैं तो cos क्या होता है, cos की वैल्यू होती है b/h। तो भाई b में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और h में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और जब इसका p निकालेंगे पाइथागोरस से, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 का √3 का स्क्वायर घटा देंगे, 3 तो ये आ जाएगा 1। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, सबको मालूम है, tan थीटा होगा आपका p/b। तो p की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो यानी यहां से हम क्या कर देंगे, 1/√3 कर देंगे। √3 से √3 कट गया, अब ये आ गया 1/2। यहां से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की। अगर नहीं भी निकाल पाते तो हम पाइथागोरस का यूज कर देते हैं और आंसर मिल जाता है। आगे समझ देखो, ये भी क्वेश्चन आसान सा कहता है कि एक आदमी के पास 5 रुपए और 10 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए के समान नोट हैं, यानी उनकी संख्या क्या है, कॉइन्स की या नोट की संख्या क्या है, इक्वल है, जिनका मूल्य कितना है, 385 रुपए है। तो बताओ नोटों की कुल संख्या कितनी है। आप ये मान के चलो, हमारे पास 5 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है, और हमारे पास 20 रुपए के नोट है। क्लियर, 10, 5, 10, 20। अब ये कह रहा है कि इक्वल अमाउंट में, ठीक है भाई। तो बताइए अगर उनकी कीमत कितनी है। हम ये मान लेते हैं कि 5 रुपए के जो है हमारे पास 5x हो जाएगी इसकी कीमत, 10x हो जाएगी, और ये 20x। मैंने x से गुणा कर दिया। मैं x से गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनकी क्या है, संख्या बराबर है। ठीक है भाई, मैंने ये मान लिया कि 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, इनकी संख्या क्या बराबर है। तो मैंने मान लिया कि ये x है, ये x है, और ये भी x है। x मान लो या मत मानो तब भी हो जाता है। अब 5 रुपए के x नोट है तो टोटल कीमत कितनी होगी, 5x। 10 रुपए के x नोट है तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 10x। 20 रुपए के x है तो क्या हो जाएगी, 20x। अब टोटल कीमत भी दे रखी है सामने, कितनी है, ये दे रखी है 385। तो आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 385 आना चाहिए। तो जोड़ के देखो, 5 और 10 कितना हो रहा है, 15, 15 और 20 कितना हो रहा है, 35। यानी 35x की कीमत कितनी आ रही है भाई, 385। 385। तो यहाँ से आप x निकालेंगे इसे काट के, यानी नीचे 35 पहुंच जाएगा। 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 7 35 और 5 7 35 77। 77/7 का मतलब 11। ये कितना आ गया, 11। और सभी नोट कितने कितने आ गए, x का मतलब क्या आ गया, 3 नोट कितने आ गए, 11 11 11। तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 33 नोट हो जाएंगे। ठीक है भाई, 23 नोट हो जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है। मैं अगली क्लास में फिर से ना कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए। क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से कराए। ये सिर्फ YouTube पर, मैं अपने गजट मैथ्स वाले YouTube पर जो लेकर आया हूं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, पूरी सीरीज कराऊंगा। और अगर आपको अच्छे से मैथ्स पढ़ना है तो वाइन लाइफ लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हम पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरीके से हम इससे भी पूरा करेंगे और भी लेके आएंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए तो उनको हम पूरा एक बार पेपर से पहले देख लें, एनालाइज कर लें कि क्या हमारा तरीका रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।